हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। आज की क्लास हमारी थोड़ी सी लेट हो गई है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी, ठीक है ना, इसलिए क्लास नहीं हो पाई सुबह जल्दी। तो अब हमारी ये क्लास आ रही है, एक क्लास हमारी इवनिंग में होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, डेली हमारी 2 क्लासेस यहाँ पे चलेंगे, ठीक है। तो देखिए, अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन का जो है हमारा क्वेश्चन रहेगा। इफ़ इन द एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स की पावर 2n माइनस 1 द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर आर इज डिनोटेड बाय ए आर, देन प्रूव दैट। हमें प्रूव करना है ए आर माइनस 1 और ए 2n माइनस आर इज इक्वल टू 0, ये इसके 0 के इक्वल होगा। तो आपको पता है यहाँ पे इसने बोला है एक्स की पावर आर का जो कोफिशिएंट है उसको हमने डिनोट किया है ए आर से। तो इसका मतलब ए आर माइनस 1 का मतलब है यहाँ पे कोफिशिएंट है एक्स की पावर आर माइनस 1 का, और इसका मतलब है एक्स की पावर 2n माइनस आर का कोफिशिएंट यहाँ पे बात चल रही है, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर आर माइनस 1 इन दी एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन में क्या होता है, वैसे आपको पता है जनरल टर्म जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, जनरल टर्म इन दी एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर n का क्या होता है हमारे पास, टी आर प्लस 1 क्या होता है, एन सी आर एक्स की पावर आर और ए की पावर n माइनस आर, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है जनरल टर्म का। तो सेम वही यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। क्या होगा, 2n पावर कितनी है यहाँ पे, 2n माइनस 1 सी आर माइनस 1। कोफिशिएंट का निकालना है, किसका कोफिशिएंट निकालना है, एक्स की पावर आर माइनस 1 का। तो आर माइनस 1 इसके यहाँ पे आ जाएगा, 2n माइनस 1 सी आर माइनस 1 हो जाएगा, और माइनस 1 की पावर क्या हो जाएगा, आर माइनस 1, क्योंकि एक्स की पावर आर माइनस 1 का कोफिशिएंट निकालना। तो यहाँ पे एक्स का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, -1 है, ठीक है। आगे समझ में, ये जनरल टर्म है, सबको पता होगा कैसे हमने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद देखिए ए की पावर ए आर माइनस 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2n माइनस 1 सी आर माइनस 1 -1 आर माइनस 1, क्योंकि कोफिशिएंट हमने निकालना है किसका, एक्स की पावर आर माइनस 1 का कोफिशिएंट हमारे पास ये है। और इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, ए आर माइनस 1 से, क्योंकि इसने लिखा है एक्स की पावर आर को हमने डिनोट किया है ए आर से, ठीक है, लिख दिया। अब सिमिलरली हम निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 2n माइनस आर, यानी कि ए 2n माइनस आर, फॉर्मूला 2n माइनस 1 सी 2n माइनस आर -1 की पावर 2n माइनस आर। इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद देखियो अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, 2n माइनस 1 सी आर माइनस 1 को मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 2n माइनस 1 माइनस आर माइनस 1, क्योंकि ये 1 से 1 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, 2n माइनस 1 माइनस आर प्लस 1 से 1 कैंसिल, 2n माइनस आर हमारे पास आ जाएगा। और इसको लिखा कैसे हमने, यहाँ पे हमने रिजल्ट लगाया है ये एन सी एन माइनस आर, हम यहाँ पे लिख सकते हैं। देखो अब ये है हमारे पास एन, यहाँ पे क्या है 2n माइनस 1, आर यहाँ पे कितना है हमारे पास, आर माइनस 1, और यहाँ पे क्या लिखा हमने एन 2n माइनस 1 सी, ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाया सी एन माइनस आर, एन कितना है 2n माइनस 1 और आर कितना है माइनस ऑफ आर माइनस 1। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ से लगाया और ये मैंने आपको खोल के दिखा दिया, 1 से 1 कैंसिल, तो ये बचेगा 2n माइनस आर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, पता चल जाएगा हमने ये यूज़ क्यों किया। नेक्स्ट यहाँ पे फिर 2n माइनस 1, ये 2n माइनस आर है, सेम है, तो इसको एज इट इज़ यहाँ पे इसको अलग अलग हमने कर लिया। अब अलग अलग, अब देखो पता चला ना, ये फॉर्मूला हमने क्यों यूज़ किया, ताकि ये हमारा जो लिखा हुआ है 2n माइनस 1 सी 2n माइनस आर यहाँ पे क्या हो जाए, सेम हो जाए, ठीक है। तो ये सेम करने के लिए हमने यहाँ पे इसको ऐसे किया था। अभी देखो ये और ये यहाँ पे क्या है, सेम है, 2n माइनस 1 सी 2n माइनस आर, यहाँ से हमने ये कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया, अंदर बचा हमारे पास ये और ये बच गया, ठीक है। अब ये तो हमारे पास ख़त्म हो गया, क्योंकि इसकी पावर इवन है तो ये हमेशा +1 ही रहेगा, तो इसलिए इसको ख़त्म कर दिया। अंदर हमारे पास ये बच गया। अब ये बच गया, यहाँ से हमने इसको एज इट इज़ लिखा, माइनस आ रहा है पावर में, इसको 1 में लिख दिया। एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके इसको हमने सोल्व कर दिया। सोल्व करने के बाद यहाँ पे हमारे पास जब सोल्व करेंगे तो यह है हमारे पास -1 2r इंटू में -1 की पावर -1, ये तो इवन है, ये तो प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास बचा -1 की पावर -1, इसको मैं लिख सकती हूँ 1/-1, तो ये -1 ऊपर आ जाएगा, +1, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 0। तो यही हमें यहाँ पे क्या करना था, प्रूव करना था। बस आपने ये फॉर्मूले याद रखने हैं 2, ठीक है। ई -1 की अगर इवन पावर है तो 1 ही रहेगा, और एन सी आर को मैं लिख सकती हूँ एन सी एन माइनस आर यहाँ पे, ठीक है। ईजी था, कर लोगे। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है, द सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन एक्स प्लस ए की पावर एन आर 240 720 एंड 1080 रिस्पेक्टिवली। तो हमारे पास सेकेंड टर्म, थर्ड और फोर्थ टर्म हमारे पास गिवन है इस एक्सपेंशन की। तो हमें क्या करना है, एक्स और ए और एन की यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए कैसे करेंगे,
T2 निकालना है, T3 निकालना है, T4 निकालना है। फॉर्मूला NC1 TR+1 होता है ना, TR+1, और T2 हमें निकालना है, T2 यानी कि हम क्या लिखेंगे, T1+1, R की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1 हो जाएगी, ठीक है। NCR ऐसे फॉर्मूला लगाया, x की पावर n-1, a की पावर 1, तो यहाँ पे सारी वैल्यूज रख दी, और ये किसके इक्वल है, 240 के, अगला 720 के, और उससे अगला 1080 के। तो यहाँ से तीनों वैल्यू लगा दी, फॉर्मूला यूज़ करके हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करेंगे, सेकंड को फर्स्ट से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट से डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, ये टर्म आ गई। सेम थर्ड को फिर सेकंड से, और फोर्थ को फिर फिफ्थ से, तो डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी, एन की वैल्यू आ जाएगी। फिर ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। इजी क्वेश्चन है, सिर्फ हमें क्या करना है, इक्वेशन को यहाँ पे कंपैरिजन करना है। पहले तो हमने क्या करा, डिवाइड करा सेकंड बाय फर्स्ट, डिवाइड कर दिया यहाँ से। फिर उसके बाद हमने क्या किया, डिवाइड थर्ड बाय सेकंड, डिवाइड कर दिया। फिर फोर्थ और फिफ्थ को ले लिया। जो फोर्थ और फिफ्थ क्या है हमारे पास, फोर्थ इक्वेशन हमारे पास ये आई है, n-1/2 इंटू a बाई एक्स इज इक्वल टू 3, और फिफ्थ हमारे पास ये है। तो यहाँ से इसको क्या कर लिया, कंपैरिजन, इस दो को मैं इधर ले आई, ठीक है। ये दो हमारे पास इधर हो गया, तो ये राइट साइड बराबर है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो ये यहाँ पे लिखा है, ठीक है। फिर उसके बाद n की वैल्यू निकल जाएगी। फिर n की वैल्यू 1 और 2 में पुट कर देंगे, तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। फिर 6 और 7 का यूज़ कर लेंगे, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू निकल जाएगी। तो सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी, और यही हमें निकालना था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाइनोमियल के 2-4 क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आपने यहाँ पे करने हैं, ठीक है। PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख लेना ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द कोफिशिएंट ऑफ r-1th rth और एंड r+1th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x+1 की पावर n r इन द रेशो 1:3:5। फाइंड n एंड r, हमें यहाँ से क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देखो कोफिशिएंट ऑफ r-1th rth और r+1th टर्म इन द एक्सपेंशन r क्या होगा, r-1th का कोफिशिएंट NCr-2 NCr-1 NCr, ठीक है, लिख दिया। अब उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, रेशो में गिवन है 1 3 और 5, 1 3 5 रेशो में हमने लिख दिया। रेशो में लिखने का मतलब NCr-2/1 आ जाएगा, इसके बाय में हमारे पास 3 आ जाएगा, और इसके बाय में 5 आ जाएगा। ये सबको पता है कैसे हम इसको लिखते हैं। उसके बाद है हम क्या करेंगे, फर्स्ट 2 मेंबर सोल्व, इन दोनों मेंबर को हम क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के बाद सारा फैक्टोरियल वगैरह से हम ये NCr-2 खोल लेंगे, सबको खोलना आता है। NCr-1 यहाँ से खोल लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके एक इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। फिर हम ये लेंगे 2 मेंबर, लास्ट 2 मेंबर्स, यहाँ से फिर दूसरी इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, ठीक है, उसको हम नाम दे देंगे थर्ड। तो सेकंड और थर्ड को जब सोल्व करेंगे इक्वेशन को, तो हमारे पास n और r की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, कोई फॉर्मूला यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं लगा है, सिर्फ हमने इसको खोला है, NCr-1 और NCr को खोला है। जो करते हैं एक दूसरे से वो हमने यहाँ पे काट दिए, बाकी इसको सोल्व करके इक्वेशन हमने बना ली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 32 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अब हमें क्या करना है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 32 का हमें कोफिशिएंट निकालना है। ये हमारे पास एक्सपेंशन है। देखो कैसे निकालेंगे, पहले इसको देखना है अंदर वाले टर्म को। अगर ये कंप्लीट स्क्वायर बन रही है तो पहले इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाओ, नहीं बन रही है तो फिर उसको हम कंप्लीट स्क्वायर बना के इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो ये बन रही है, हमारा कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है किसका, 1 + 2x का होल स्क्वायर, और बाहर है इसकी पावर 17, तो 17 दूनी कितनी होंगे, 34। अब हमें क्या निकालना है, x की पावर 32 का कोफिशिएंट बताना है। तो TR+1 बी द टर्म कंटेनिंग x की पावर 32 इन द एक्सपेंशन दिस। तो TR+1 क्या हो जाएगा, 34CR 2x की पावर r। दिस टर्म विल कंटेन x की पावर 32 इफ r इज इक्वल टू 32। तो r की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 32। तो 32 यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो अब ये जो ऊपर वाले क्वेश्चन थे ना, जिनमें कोफिशिएंट हमें निकालना था, हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है ये, ठीक है। तो r को क्या रखेंगे, जो कोफिशिएंट पूछा है वही यहाँ पे r की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन। ये 3 पार्ट है, 3 पार्ट में से मैं आपको सिर्फ एक ही पार्ट कराऊंगी, और वो अच्छे से आप लोग करना है, बाकी ये 2 आप लोग खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। देखिए पहला क्या करना है, हमें मिडल टर्म बतानी है। तो हमारे पास ये इक्वेशन 3 - x की क्यूब बाय में 6, इसकी पावर कितनी है हमारे पास 7। तो 3 प्लस में इसको हमने ऐसे लिखा क्योंकि हमें बनाने हैं किस टाइप से, x + a की पावर n टाइप में, ठीक है। तो इसलिए बीच में प्लस का साइन लिखा है, और इसको हमने एक नंबर मान लिया a, ठीक है। ये कंप्लीट हो जाएगा a यहाँ पे। फिर उसके बाद हेयर n इज इक्वल टू 7 विच इज ओड। n हमारे पास 7 है जो कि ओड है, तो ओड है तो देयर आर 2 मिडल टर्म। अगर इवन होता तो एक ही मिडल टर्म आती। अब यहाँ पे क्या है,
ओड है तो दो मिडिल टर्म आएंगी और वो कौन सी होगी, n+1/2, एक होगी हमारे पास n+1/2 और दूसरी हमारे पास होगी n+1/2 प्लस में 1। ये दो मिडिल टर्म हमारे पास होंगी T4 एंड T5। दस वी हैव टू फाइंड T4 एंड T5 इन द गिवन एक्सपेंशन। तो T4 हम निकाल लेंगे गिवन एक्सपेंशन से एक्सपेंड करके और T5 हम निकल जाएगा। ठीक है, तो T4 और T5 हम निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा NCR, और यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे x की पावर n-r a की पावर r। ठीक है, तो यहाँ से ये हमने सारे फॉर्मूले लगाए, इसको हमने सोल्व कर लिया। तो T4 और T5 हमारे पास वैल्यू आ गई। और क्या पूछा था इसने हमसे मिडल टर्म पूछी थी। तो दो इसकी मिडल टर्म होंगी। पावर कैसी है, यहाँ पे ओड है और यहाँ पे पावर है 10, तो 10 यानी कि 2 5 जा 10, तो एक ही इवन टर्म, क्योंकि इवन टर्म है तो एक ही हमारे पास मिडल टर्म यहाँ पे होगी। दूसरा हमारे पास है 2n, तो ये भी इवन है तो एक ही मिडल टर्म हमारे पास यहाँ पे होगी। तो ये आप लोगों ने निकालनी है। ठीक है, कर लेना इनको ट्राई, नहीं होए तो फिर मेरे को बता देना, इवनिंग वाली क्लास में मैं आपको बता दूंगी कैसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है शो दैट द मिड टर्म इन द एक्सपेंशन 1 + x की पावर 2n इज दिस। तो हमें बताना है जो इस एक्सपेंशन की मिडल टर्म है वो ये होगी। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए, हेयर द इंडेक्स इज 2n विच इज़ इवन। क्या है, इंडेक्स इवन है, 2n है और कैसा है, इवन है। तो दस देर इज ओनली वन मिड टर्म, एक ही मिड टर्म होगी। जैसा कि अभी मैंने ऊपर वाले एग्जाम्पल में बताया था, ओड है तो हमारे पास 2 मिडल टर्म आएंगी, इवन है तो हमारे पास एक ही मिडल टर्म होंगी, और यहाँ पे इवन है तो एक ही मिडल टर्म हमारे पास यहाँ पे होंगी। उसके बाद है विच इज़, क्या होगी वो हमारे पास, इवन है तो 2n बाय में n, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास n, तो t ऑफ n प्लस 1 हमें यहाँ से निकालना है। ठीक है, मिडल टर्म हमारे पास ये होगी 2n/2 प्लस में 1। मिडल टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है, ये सबको पता है, तो दैट मीन्स Tn+1 हम यहाँ से निकालेंगे। फॉर्मूला हमें पता है Tn+1 का, तो यहाँ से हमने फॉर्मूला लगा दिया, सारी वैल्यूज़ यहाँ पे रख दी। ठीक है, अब इसको क्या कर लेंगे, सोल्व। 2n फैक्टोरियल को मैंने यहाँ पे खोल लिया पूरा कंप्लीट, 1 2 3 4 2n-1 इंटू में 2n और पावर यहाँ पे है इंटू में x की पावर n, 1 2 3n, n फैक्टोरियल को मैंने खोल लिया, ये हो गया n फैक्टोरियल। अब क्या करेंगे, यहाँ से इवन और ओड टर्म मैंने अलग अलग कर ली और ये एज इट इज़ था हमारे पास। अब क्या करेंगे, इवन और ओड टर्म यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया, 2 की पावर n कॉमन आ जाएगा क्योंकि n टर्म्स हैं, तो 2 की पावर n बाहर आ गया, इससे ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गया और ये ही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, बस हमें कुछ नहीं खोलना, फैक्टोरियल यहाँ पे खोलना है। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जितने भी 6 एग्जाम्पल हो गए ना, तो 6 के 6 इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास, इवेलुएट इंटीग्रेशन साइन 6z/z-π/6 का क्यूब dz इफ c इज द सर्कल मोड z इज इक्वल टू 1 वी हैव एफ जेड इज इक्वल टू। देखो अब इसका सॉल्यूशन हमें बताना है, इसको हमने करना है। मैं इस क्वेश्चन को करती हूँ कोची इंटीग्रल फॉर्मूले से, आप इसको कोची रेसिड्यू थ्योरम से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एग्जाम में हमारे पास ये लिखा नहीं होगा कि आप इसको कोची इंटीग्रल फॉर्मूले से करो या कोची रेसिड्यू थ्योरम से करो, जो भी आप जिस भी फॉर्मूले में आप कंफर्टेबल फील करते हो उसी फॉर्मूले में आप ये इंटीग्रेशन सोल्व कर सकते हो कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, आंसर सेम ही आएगा। अगर कोई बच्चा ज़्यादा इंटरेस्टेड है, मतलब कोची रेसिड्यू थ्योरम यहाँ पे यूज़ करना चाहता है ना, कोची रेसिड्यू थ्योरम यहाँ पे यूज़ करेगा, तो कोची रेसिड्यू थ्योरम से भी इसका आंसर सेम आएगा। अगर कोई बच्चा चाहता है इसको निकालना, तो आप कोची रेसिड्यू थ्योरम से इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका सेम ही आएगा। मैंने इसको कोची इंटीग्रल फॉर्मूले से किया है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे एफ जेड हमारे पास कितना है, साइन 6z। ठीक है, साइन की पावर 6z। दस फंक्शन इज एनालिटिक विद इन एन ऑन सी। तो जो फंक्शन है वो एनालिटिक है विद इन एन ऑन सी। ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि जो सी है हमारे पास सर्कल है, यूनिट सर्कल है। मोड जेड यहाँ पे कितना है, 1 सेंटर 0 0 है, रेडियस 1 है। ठीक है, यूनिट सर्कल हमारे पास गिवन है, तो ये फंक्शन एनालिटिक होगा किस पे, विद इन एंड ऑन सी, मतलब कंप्लीट सर्कल पे होगा। ठीक है, उसके बाद अब देखिए यहाँ पे देखो z-π/6 है, तो z-π/6 की पावर क्यूब इज इक्वल टू 0, तो z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, π/6 आ जाएगा, कोमा π/6 और कोमा π/6, क्योंकि 3 पावर है तो 3 बार इसका यहाँ पे क्या आ जाएंगी, z की वैल्यूज़ आ जाएंगी। z इज इक्वल टू π/6 π/6 π/6। अब इसने ये एनालिटिक इसलिए बोला है क्योंकि देखो अब π/6 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 ये यूनिट सर्कल है हमारे पास,
ठीक है। यहाँ पे 1 है, ये -1 1 और -1, सेंटर हमारे पास कितना है 0 0। तो π/6 की वैल्यू कितनी होगी 180/6, ठीक है, यानी कि 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री होगी। और ये इस सर्कल के अंदर आ रहा है, सर्कल के अंदर आ रहा है। जब इसको हम मेज़र करेंगे जैसे पाई की वैल्यू में सर्कल को, क्योंकि कंप्लीट सर्कल किस पे घूम रहा है, यहाँ से शुरू होकर इसका सर्कमफ्रेंस कितना हो जा रहा है 2 पाई हमारे पास हो रहा है, और 2 पाई हो रहा है। जो ये हमारे पास π/6 है ये इस सर्कल के अंदर लाई करेगा, ठीक है। तो इस सर्कल के अंदर कहीं पर भी ये लाई करेगा 1 से पहले, ठीक है। 30 डिग्री आ रहा है ना, डिग्री है ये, मेजरमेंट यहाँ से करेंगे तो ये इसके अंदर लाई करेगा, इसलिए इसने ऐसा यहाँ पे बोला है। जो फंक्शन है वो एनालिटिक है, विद इन एंड ऑन सी, मतलब सी के अंदर और सी के ऊपर ये फंक्शन, मतलब कंप्लीट यहाँ पे क्या रहेगा, एनालिटिक रहेगा इसके अंदर। तो ये जो π/6 है, जो इसकी सिंगुलैरिटी ये इसके अंदर यहाँ पे जा रही है, ठीक है। तो इसलिए ये यहाँ पे ये लाइन लिखी है। कभी बच्चे सोचेंगे मैडम ये कैसे लिखा है। अब उसके बाद हम कोची इंटीग्रल फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। एक बात और देखो, अगर जो ये सिंगुलैरिटी अगर हमारे पास इस सर्कल के अंदर नहीं एग्जिस्ट होती तो हम क्या बोलते हैं, सीधा इसका इंटीग्रेशन कोची थ्योरम से हमारे पास क्या आ जाता है, कोची जो थ्योरम है उससे हमारे पास इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है, क्योंकि जो सिंगुलैरिटीज़ हैं इस सर्कल के अंदर नहीं लाई करती हैं, इसीलिए क्या आ जाती वो 0 इस इंटीग्रेशन की वैल्यू। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब ये इसके अंदर लाई कर रहा है तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कोची इंटीग्रल फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। कोची इंटीग्रल फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है। अब ये दूसरा ये फॉर्मूला हमारे पास है nth टर्म के लिए। nth टर्म का मतलब nth डेरिवेटिव का मतलब यहाँ पे देखो पोल कितने ऑर्डर का आ रहा है, z = π/6 पे पोल कितने ऑर्डर का, हमारे पास 3 ऑर्डर का पोल है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। FNA ए का मतलब जिस पॉइंट पे हमने हमारे पास जो सिंगुलैरिटी आ रही है क्या आ रही है π/6, फॉर्मूला होगा n/2 इंटीग्रेशन C f(z) अपॉन में z - a की पावर n+1 dz। ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ से कंपेयर करो, n कितना है हमारे पास 2 कैसे है, इसकी पावर यहाँ पे कितनी है हमारे पास 3 है, तो यहाँ पे n की एक मिनट FN, हाँ 2 है, 2 कैसे है देखो। अब इंटीग्रेशन हमारे पास f(z) अपॉन z - a n+1 है ना, तो 3 को मैं यहाँ पे कैसे लिखूंगी 2+1 लिखूंगी, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, यहाँ से 2 आ गई। a हमारे पास है π/6, f(z) हमारे पास ये है। अब यहाँ से लिखो इसको इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो n की जगह क्या रख दो यहाँ पे, ये 2π इधर आ जाएगा, तो 2π इसके मल्टीप्लाई में और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा n आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमारे पास हो गया इस इंटीग्रेशन का। तो सारी वैल्यूज पुट कर दो, डेरिवेटिव कर दो 2 बार, π/6 फिर यहाँ पे पुट कर दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा 21/16 π/, ठीक है। आ गया समझ में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी एक कोची इंटीग्रल फॉर्मूले का। नेक्स्ट हमारे पास है ये डेरिवेटिव मैंने यहाँ पे करके दिखा रखा है, f'(z) f"(z) और फिर "z" सोल्व करके यहाँ पे π/6 हमने रख दिया। sin π/6 हमारे पास 1/2 होता है, cos π/6 हमारे पास √3/2 होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये वैल्यूज रख दी। नेक्स्ट हमारे पास है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ C इज क्लोज्ड कंटूर कंटेनिंग द ओरिजिन, क्लोज कंटूर है, ओरिजिन को कंटेन करता है इनसाइड इट, यानी कि उसके अंदर, प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है ये चीज़, ठीक है। ये चीज़ हमें यहाँ पे क्या करनी है, प्रूव करनी है। क्या, वी नो दैट बाय कोची इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर nth डेरिवेटिव के लिए कोची इंटीग्रल फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, हमको पता है। तो यहाँ पे देखो f(z) यहाँ पे कितना है e की पावर az, f(z) e की पावर az है, FNA इसका nth बार डेरिवेटिव करो, ये फॉर्मूले का यूज़ करके हमें ये कंप्लीट यहाँ पे ये वैल्यू चाहिए ना, कंप्लीट हमें निकालना है, मतलब ये फॉर्मूला इसके इक्वल आएगा। और यहाँ पे सिर्फ हमें ये बता रखा है कि f(z) हमारे पास कितना है e की पावर az, और यहाँ पे a कितना है, किस पॉइंट पे हमें निकालना है, ये z लिखा ना, तो z - 0 की पावर n+1 लिखा है, तो यानी कि a हमारे पास कितना है यहाँ पे 0 है। ये चीज़ें हमें इतनी पता है। अब क्या करेंगे, f(z) हमारे पास है, f'(z) निकालो, f', डबल डेरिवेटिव में a² आ रहा है, तो nth डेरिवेटिव में हमारे पास a की पावर n e⁻az हमारे पास आ जाएगा। और एट लास्ट z को क्या पुट करेंगे यहाँ पे 0, तो fn0 हमारे पास कितना हो जाएगा a की पावर n। तो फ्रॉम फर्स्ट हमारे पास ये है, यहाँ पे रख दो। fna का मतलब हमारे पास n इंटू में a की पावर n इंटू e⁻az है, a की जगह 0 पुट करा, तो ये हमारे पास क्या आ गया, a की पावर n है, a की जगह 0 नहीं पुट करना, z की जगह 0 है बेटा, z की जगह हमें क्या पुट करना है 0, तो z की जगह हमने क्या पुट कर दिया यहाँ पे 0, क्योंकि सिंगुलैरिटी है ना, z - a होता है, और यानी कि z - z0 की बात हो रही है, a तो हमें चाहिए, यहाँ पे z0 है। अब ये
यहाँ पे ए की जगह हमारे पास जेड नोट है, ए हमारे पास इसके ऊपर पावर में गिवन है, तो यहाँ से कंपैरिजन करोगे ना तो यहाँ पे आप जेड नोट लिख लेना, कभी कंफ्यूज हो जाओ, ए की जगह पुट कर दो तो 0 ही बन जाएगा, ठीक है ना। ऐसी गलती हमें नहीं करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दिया, वो जेड नोट का पॉइंट होता है सबको पता है, या हम उसको ए से डिनोट कर दिया, फॉर्मूले में हमारे पास ए था तो वैल्यूज रख दो यहाँ पे, ये सारी वैल्यूज हमने रख दी, इसको इधर ले आओ, ए एन बाई एन फैक्टोरियल को इसके अपोन में ले आओ, ए एन बाई एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ दिस, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। देखो यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है ना। अब ये ए पॉइंट यहाँ पे ये ए की ये वैल्यू नहीं रखनी है, ए पे 0, क्योंकि ये सारा 0 हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना आप। मैंने ये फॉर्मूला तो कंप्लीट यहाँ पे लिखा था, लेकिन मैंने इसको ध्यान नहीं रखा, तो आप यहाँ पे क्या कर लो, जेड नोट कर लो। फॉर्मूले में क्या होता है, जेड नोट, क्योंकि जेड नोट का ही पॉइंट होता है ना, जेड माइनस जेड नोट ऐसे होता है कि पावर n+1, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप ठीक कर लेना, बाकी ये ऐसे एज इट इज़ चलेगा, ठीक है ना। अब पता चला ना ए क्यों नहीं रखना है 0, क्योंकि ये 0 हो जाएगा। आज हमें तो जेड की वैल्यू रखनी है, जेड की वैल्यू हमारे पास जेड की सिंगुलरिटी होती है वो। नेक्स्ट हमारे पास है द सीक्वेंस एस एन वेयर एस एन इज इक्वल टू 1/2 की पावर एन कन्वर्जेस टू 0। ये किसको कन्वर्ज करती है, 0 को। वैसे सिंपली लिमिट लगाएंगे तो 0 को कन्वर्ज करेगी, लेकिन अभी इसको हमने सोल्व करके दिखाना है, तो बाकायदा पूरे तरीके से कि कैसे हम इसको सोल्व करेंगे। तो वी है मोड ऑफ एस माइनस 0, मोड ऑफ एस एन माइनस 0 किसके इक्वल है हमारे पास, एस एन 1/2 की पावर एन माइनस में 0 इसके इक्वल है, तो ये किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल हमने लिख दिया। देयरफॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट यहाँ पे मोड ऑफ एस एन माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन, और यहाँ पे एप्सिलॉन हमारे पास क्या चूज कर लिया हमने, 1/2n विच इज लेस देन एप्सिलॉन। 1/2n क्यों आया है, अब यहाँ से एस एन माइनस 0 की वैल्यू कितनी है, 1/2 की पावर n विच इज लेस देन एप्सिलॉन, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, n इज ग्रेटर देन log 1/एप्सिलॉन log 2 अपॉन में log 2, ठीक है, क्योंकि log हमने यहाँ पे बोथ साइड ले लिया, तो हमें n की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, n इज ग्रेटर देन दिस, क्योंकि ये होता है ना n इज ग्रेटर देन m, ठीक है ना। तो m हमारे पास ये हो गया। तो लेट अस चूज पॉजिटिव इंटीजर m, अब हमने अब चूज कर लिया पॉजिटिव इंटीजर, तो सच दैट m इज ग्रेटर देन, m इससे क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए एस एन माइनस 0 का मोड लेस देन एप्सिलॉन, दिस अप्लाइज एस एन इज कन्वर्जेस टू 0, ठीक है। आ गया समझ में। ये सिंपली सिर्फ हमने डेफिनेशन लगा के इसको सोल्व किया है, ज़्यादा इसमें लंबा चौड़ा काम नहीं है, ना इसमें कुछ इतना समझने का है, हमने सिर्फ सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करी है। बस हमें ये बताना है अगर इस टाइप से कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको सिर्फ ऐसे सिंपल डेफिनेशन लगा के सीधा सीधा सोल्व करते जाना है। एक बार उसको लेस देन एप्सिलॉन लेना है, फिर वहाँ से एन की वैल्यू निकालनी है, फिर हमें कोई पॉजिटिव इंटीजर एम लेना है और उस एम को क्या करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू दिस दिखाना है, क्योंकि एन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू एम है। फिर वो वापस से कोची की जो डेफिनेशन है हमारे पास सीक्वेंस ऑफ कन्वर्जेंस की, वो हमने यहाँ पे लगा दी, ठीक है, हो गया। सिमिलरली ऐसा एक और एग्जांपल मैं आपको लेके आई हूँ ताकि आपको सही से समझ आ जाए। शो दैट द सीक्वेंस एस एन वेयर एस एन इज इक्वल टू 3n अपॉन में n+5 की पावर 5 इंटू में n की पावर 1/2 हैज़ द लिमिट कितनी है, 3। तो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। वी हैव हमारे पास क्या है भाई, एस एन माइनस ए होता है और ए या फिर एल लिखते हैं, और एल हमारे पास क्या होते हैं, लिमिट। अब लिमिट हमारे पास कितनी है, 3, ऊपर वाले में हमारे पास कितनी थी, वो 0 को कन्वर्ट कर रही थी, और हमें यही दिखाना है कि ये किसको कन्वर्ट करेगी, 3 को। तो यहाँ पे एस एन माइनस 3 का मोड हमने यहाँ पे लिया है, एलसीएम लेके इसको हमने सोल्व कर दिया, ये हमारे पास हो गया। अब ये टर्म क्या होगी, किससे लेस होगी, ये हमारे पास लेस हो जाएगी 15n की पावर 1/2 डिवाइड बाई n, इसकी पावर 1 है, ऊपर आके माइनस हो जाएगी, तो वापस से इसको नीचे लिख लेंगे, ठीक है। और विच इज़ ये क्या हो जाएगी, लेस देन एप्सिलॉन, और हम एप्सिलॉन हमने क्या चूज़ करा है, ग्रेटर देन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 15/n की पावर 1/2। तो यहाँ से n की वैल्यू निकाल ली, तो फिर वही पॉजिटिव इंटीजर हमने m चूज़ किया, सच दैट m इज ग्रेटर देन दिस, तो यहाँ से लेस देन एप्सिलॉन हो गया। और फिर यहाँ से हम बोल देंगे कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल टू 3, या फिर हम बोल देंगे सीरीज एस एन इज कन्वर्जेस टू 3 एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। सेम ऐसे ही करना है। अब ये जो कोई भी क्वेश्चन आ जाए सीक्वेंस ऑफ कन्वर्जेंस का, तो आपको ने सिर्फ ऐसे ही करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है क्वाड्रेटिक फॉर्म हमें बतानी है। देखिए ये इक्वेशन हमारे पास गिवन है, इज ए क्वाड्रेटिक फॉर्म, देन फाइंड रैंक एंड आइगन वैल्यूज ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्म। इस इक्वेशन को पहले तो हमें मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, फिर हमें उसकी क्या बतानी है, रैंक और आइगन वैल्यू यहाँ पे बतानी है। तो देखिए रैंक क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाओ पहले, तो हम क्या लिखते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म, यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे x, यहाँ पे y। मैट्रिक्स कैसे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 1, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1। यहाँ पे इन वेरिएबल्स एक्स वाई के जो टर्म्स है ना, उनको
छोड़ देना है, कभी सोचो कि इनका क्या करना है, इनका कुछ नहीं करना, मेन हमें ये चाहिए होता है x² y² 4xy, ठीक है। सिंगल वेरिएबल में हमें नहीं चाहिए होता, उनका कोई काम नहीं होता, ये बस बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए देते हैं। ताकि मैंने भी आपको एक ऐसा ही दिया है ताकि आपको पता चले कि इस टाइप से अगर इक्वेशन आ जाए तो उसको कैसे सोल्व करना है। अब यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है 4 है और उसका हमें क्या लिखना है हाफ, तो हाफ कर देंगे, 4 का हाफ कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पे भी 2, ठीक है। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बन गई। अब इस मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालो, या तो आप इसको ऐसे करो क्यू माइनस में लैम्डा आई का डेटरमिनेंट इक्वल टू 0 करके हम क्या निकाल लेंगे आइगन वैल्यूज, या इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने का 2x2 मैट्रिक्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है x² माइनस ट्रेस ऑफ क्यू इंटू में x प्लस में डेटरमिनेंट क्यू। तो x² माइनस ट्रेस यानी कि ये 1 + 1 कितना हो गया 2x, माइनस में 2x प्लस में डेटरमिनेंट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2 - 4, ठीक है। सॉरी 1 माइनस ये 1 -4 कितना आ जाएगा माइनस का 3, इसका डेटरमिनेंट आ गया। इसको सोल्व करेंगे, फैक्टर बनाएंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो आइगन वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x = 3 और x = -1, दो आइगन वैल्यू आ जाएंगी क्लियरली। अब इस मैट्रिक्स का जो डेटरमिनेंट है वो कितना आया है हमारे पास -3, और -3 कैसा हो गया नॉन जीरो हो गया, तो इसका मतलब ये डेटरमिनेंट का जो रैंक है वो फुल रहेगा, ठीक है, क्योंकि डेटरमिनेंट इसका क्या आ गया 0, तो फुल रैंक यानी कि रैंक ऑफ क्यू कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया, ठीक है। ये हमें ऐसे सोल्व करनी है इक्वेशन। अगर हमारे पास आ जाए क्वाड्रेटिक फॉर्म का कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो इसी टाइप से आएगा, वो रैंक पूछ लेगा, आइगन वैल्यू पूछ लेगा, इंडेक्स पूछ लेगा और सिग्नेचर पूछ लेगा, ठीक है। इंडेक्स का मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, और सिग्नेचर नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू माइनस नंबर ऑफ नेगेटिव आइगन वैल्यूज, ये होती है। सारे फॉर्मूले मैंने आपको बताए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ अराउंड द यूनिट सर्कल। देखिए अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इंटीग्रेशन z e⁻1/z dz, ठीक है। किसके अराउंड फाइंड आउट करनी है, यूनिट सर्कल के अराउंड फाइंड आउट करनी है। यूनिट सर्कल का मतलब मोड z = 1 हमारे पास गिवन है, सेंटर हमारे पास 0 0 गिवन है, यूनिट सर्कल यहाँ पे यानी कि रेडियस हमारे पास कितनी है 1, तो ये यूनिट सर्कल बन गया। इसके अराउंड हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया है कोची रेसिड्यू थ्योरम। कोची रेसिड्यू थ्योरम हमारे पास होती है 2 पाई आयोटा समेशन ऑफ ऑल रेसिड्यूज, यानी कि 2 पाई आयोटा रेसिड्यू एट z = 0, ठीक है। z = 0 पे यहाँ पे दिक्कत आ रही है क्योंकि e⁻1 / z है, z को 0 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा e⁻∞ बन जाएगा, तो जहाँ पे इसको दिक्कत आती है वहीं से निकालते हैं। और z = 0 पे इस फंक्शन को दिक्कत आ रही है, तो इसका मतलब ये जो यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल के अंदर तो हमारे पास 0 0 लाई करता है, तो इसका मतलब ये फंक्शन एनालिटिक होगा विद इन एन ऑन सी। आगे समझ में। अब z = 0 पे इसका हम रेसिड्यू निकालेंगे, फिर उसकी 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सोल्व हो जाएगा। देखिए f ऑफ z हमारे पास ये गिवन है, z e⁻1/z है, एक्सपेंशन हमने खोल दी e⁻1/z की, रेसिड्यू एट ओरिजिन। अब क्या करना है कोफिशिएंट ऑफ 1/z, रेसिड्यू अगर ओरिजिन पे हमें निकालना है और एक्सपेंशन हम खोलते हैं तो सीधा हमारे पास क्या होता है, हम क्या करते हैं वहाँ से 1/z का कोफिशिएंट उठा के उनको दे देते हैं, वो हमारा रेसिड्यू आ जाता है। यहाँ पे कुछ भी हो, साइन हो, टेंजेंट हो, कोस हो, उसकी एक्सपेंशन हमें पता होनी चाहिए। उस एक्सपेंशन में हम सिर्फ 1/z का कोफिशिएंट उठाएंगे और वहाँ से हमें रेसिड्यू मिल जाएगा। तो सेम यहाँ पे करेंगे, रेसिड्यू एट ओरिजिन कोफिशिएंट ऑफ 1/z कितना आ जाएगा, यहाँ से 1/z का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा 1/2 हमारा आ जाएगा, और इसको क्या करेंगे 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई, तो 2 से 2 कोची रेसिड्यू थ्योरम यही कहती है 2 पाई आयोटा इंटू समेशन ऑफ रेसिड्यूज, ठीक है। जो हमारे पास सारे रेसिड्यूज होंगे ना, तो अब यहाँ पे तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे हमें रेसिड्यू निकालना है z = 0 पे, अगर 2-3 पॉइंट्स पे हमें निकालना हो तो उन सारे रेसिड्यूज निकाल के सम करके 2 पाई आयोटा से उसकी मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कैंसिल, तो इसका आंसर आ गया पाई आयोटा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करवाए ना ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है कैलकुलेट द रेसिड्यूज ऑफ fz = इसका रेसिड्यू हमें कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम कहाँ पे है, z = 0 पुट करेंगे तो यानी कि z = 0 पे ही प्रॉब्लम है, इन्फिनिटी बन जा रहा है, तो ये सिंगुलरिटी होगी z = 0, तो ये पोल हो गया हमारे पास कितने ऑर्डर का 3 ऑर्डर का हमारे पास ये पोल हो गया। तो यहाँ पे रेसिड्यू z = 0 पे फॉर्मूला क्या होता है, जहाँ पे पोल बन रहा है 3 ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का बने, 3 ऑर्डर का बने, ठीक है। 1 ऑर्डर का तो सिंपल पोल ही होता है, तो सिंपल सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ से 1 में m-1 फैक्टोरियल लिमिट z अप्रोचेस टू z0 d⁻m-1 यानी कि डेरिवेटिव करना है, और fz को मतलब मल्टीप्लाई z-z0 करेंगे, जहाँ पे दिक्कत आ रही है ना तो वही पॉइंट वहाँ पे क्या करेंगे z-z0 से डिवाइड, ठीक है।
और पावर वही आ जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ पे पावर m, जितने ऑर्डर का यहाँ पे पोल है। ये पावर मैं लिखना भूल गई, आप यहाँ पे लिख लेना m। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारे पास 1/m की जगह 3-1 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा। ये यहाँ पे लिखना है आपने m, तो z-0, z 0 पे, तो z-0 यानी कि z का क्यूब और डिवाइड बाई f, z की वैल्यू हमारे पास ये थी, इससे ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल आउट हो गया तो अब सिंपल क्या करेंगे, इसको डेरिवेटिव करेंगे। कितनी बार, इसका 2 बार डेरिवेटिव कर देंगे। एक बार हमने कर दिया, फिर दोबारा करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर z को 0 पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -2। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारा आंसर -2, और रेसिड्यू हमें निकालना था सिर्फ खाली। ठीक है, कोची रेसिड्यू थ्योरम में तो 2 पाई आएगा, सिंपल रेसिड्यू में कुछ नहीं आएगा। सिंपल रेसिड्यू में हम फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पे आप m कर लेना। ठीक है, ठीक कर लेना इस फॉर्मूले को। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स की हमें जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बतानी है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स आ जाए और हमसे पूछे इसकी जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बनाओ, मैट्रिक्स बनाओ, तो देखो ए हमारे पास ये है। सबसे पहले हम निकालते हैं इसकी आइगन वैल्यूज़। ठीक है, आइगन वैल्यूज़ निकालो। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हम इसकी आइगन वैल्यू निकाल देंगे। ये हमने निकाल दी। सोल्व करके हमारे पास λ-2 का क्यूब = 0, यानी कि λ = 3 टाइम्स, पावर कितनी है 3, तो 3 बार इसकी आइगन वैल्यू यानी कि सेम रिपीट हो रही है। 2 2 2 हैज आइगन वैल्यू ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। अब हमारे पास क्या है, मिनिमल पोलिनोमियल हमें फाइंड आउट करना है। जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल और मिनिमल पोलिनोमियल, हमें 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है ना, तो अब कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल से तो हमें पता चल गया इसकी आइगन वैल्यूज़। मिनिमल पोलिनोमियल इसका क्या क्या पॉसिबल हो सकता है हमारे पास, देखिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो हमारे पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल हमारे पास क्या आया है, λ-2 का क्यूब आया, ये कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। ठीक है, अब मिनिमल पोलिनोमियल यहाँ से क्या हो सकता है, x-2 हो सकता है, x-2 का स्क्वायर हो सकता है, x-2 का क्यूब हो सकता है, ये हो सकता है। और मिनिमल पोलिनोमियल जहाँ पर सबसे लीस्ट हमें चूज़ करना होता है। ठीक है, अब इसमें से हमें चूज़ करना है। अब ये चूज़ कैसे करेंगे, लिस्ट सीधा ही नहीं उठाना कि इसकी पावर 1 है तो यही हो गया, नहीं, हमें ये सोल्व करके देखना है जहाँ पे मैट्रिक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी। इसको सोल्व करने के बाद देखिए मैं बताती हूँ कैसे। अब मैंने x-2 को यहाँ पे सोल्व करना है। वी हैव टू फाइंड मिनिमल पोलिनोमियल, तो फर्स्ट वी हैव कंप्यूट, हमें क्या कंप्यूट करना पड़ेगा, a-2i। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, x-2 का मतलब a-2i हमें यहाँ पे निकालना है। इसकी पावर 1 है तो एक ही बार निकालेंगे, और ये मैट्रिक्स हमारे पास 0 के बराबर नहीं है, तो नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स नॉट मिनिमल पोलिनोमियल। अब क्या करेंगे, a-2i का स्क्वायर करेंगे तो इसकी 2 बार यहाँ यानी कि इस मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आया, नॉट इक्वल टू 0 मैट्रिक्स आई, तो नॉट पोलिनोमियल। अब क्या करेंगे, क्यूब, a-2i का क्यूब हम करेंगे तो यहाँ पे ये हमारे पास a स्क्वायर अभी ऊपर, a-2i का स्क्वायर अभी ऊपर सोल्व करा है, ये हमारे पास है a-2i, मल्टीप्लाई कर दी तो ये हमारे पास 0 मैट्रिक्स बन गई। तो सो दिस इज अ मिनिमल पोलिनोमियल। तो इस मैट्रिक्स का मिनिमल पोलिनोमियल हमारे पास कितना आया, x-2 का क्यूब आया। ठीक है, x माइनस यानी कि a-2i का क्यूब हमारे पास इसका मिनिमल पोलिनोमियल हो गया। अब इसके बाद हमारे पास क्या हो गया, मिनिमल पोलिनोमियल आ गया, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल आ गया। अब यहाँ से देखिए कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल तो हमें ये बताता है जब हम कोई मैट्रिक्स बनाते हैं तो पावर कितनी है इसकी 3, तो 3 आइगन वैल्यूज़, मतलब 2 बार रिपीट हो रही हैं। ये जो हमारी आइगन वैल्यू है 2 आइगन वैल्यू हमारी कितनी बार रिपीट हो रही है, 3 बार रिपीट हो रही है। मिनिमल पोलिनोमियल डिसाइड करेगा कितने ब्लॉक का हमारा, मतलब कितने जॉर्डन ब्लॉक हमारे पास बनेंगे, कितने क्रॉस मैट्रिक्स के, मतलब कितने ऑर्डर के जॉर्डन ब्लॉक हमारे पास बनेंगे। मिनिमल पोलिनोमियल हमें ये बताता है। अब यहाँ पे 3 है तो 3 क्रॉस 3 का ही जॉर्डन ब्लॉक बनेगा, क्योंकि 3 क्रॉस 3 का तो हमारे पास ऑर्डर ही आया है ना मेन, और ब्लॉक जो बनेगा वो कितने का बनेगा, वो मिनिमल पोलिनोमियल की जो पावर है वो डिसाइड करती है। तो 3 क्रॉस 3 का बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रिंसिपल डायगोनल जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज है वो 2 2 2 है, और 3 क्रॉस 3 का जॉर्डन ब्लॉक बनाना है तो क्या हो जाएगा, जो प्रिंसिपल डायगोनल है 1 1 यहाँ पे एंट्री आ जाएंगी, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, 0 हमारे पास हो जाएंगे। तो ये हमारे पास बन गई जॉर्डन फॉर्म बन गई मैट्रिक्स की। ठीक है, जितने ब्लॉक का ऑर्डर हमारे पास, जितने ऑर्डर का ब्लॉक बनेगा उतने ही ऑर्डर का ब्लॉक हमने लिखना है। और जो मान लो 3 क्रॉस 3 का है तो ऊपर जो डायगोनल एंट्रीज के ऊपर जो एंट्रीज आएंगी वो हमारे पास 1 1 लिखी जाएंगी। अगर मान लो 2 क्रॉस 2 का बनता तो 2 2 0 और यहाँ पे 1 लिखा जाता। ठीक है ना, यहाँ पे 0 नहीं आता, यहाँ पे 1 लिखा जाता। ये हमारे पास जॉर्डन फॉर्म बनाने का तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है लेट fn(x) = n² x इंटू में 1 - x की पावर n, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1
for each n belongs to natural number so that the limit of function f is continuous by f n x does not converge to uniformly। तो हमें ये बताना है इसकी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस यहाँ पे चेक करनी है। सबसे पहले यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करने के लिए हमें उसका पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस पता करना है। अगर ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है हमारे पास तो हम आगे इसको चेक करेंगे। अगर ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नहीं आती है तो इसका मतलब ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट यहाँ पे नहीं है। अगर ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट आ जाती है तो यहाँ से हम कह देंगे कि ये कंटिन्यूअस है। अगर ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट टुकड़ों में आती है तो यहाँ से हम बोलेंगे कि ये नॉट यूसी है, क्योंकि यूसी नहीं होगी, क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं होगा तो ये यूसी भी नहीं बनेगी। आगे हम इसको सोल्व नहीं करेंगे, ये कुछ एक इसके रूल होते हैं। तो देखिए वी हैव टू फाइंड इसकी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस हम निकालेंगे x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 और 1 पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये कन्वर्जेंट कर रही है पॉइंट वाइज पे, इसकी लिमिट हमारे पास आ गई 0 और ये फंक्शन कैसा हो गया हमारे पास कंटिन्यूअस हो गया। अब यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट के लिए हम यहाँ पे ज़्यादातर यूज़ करते हैं एम एन टेस्ट। ठीक है, एम एन टेस्ट हमारे पास होता है एम एन इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ दिस एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, उसका मोड और यहाँ पे क्या करते हैं सुप्रीमम। जो सुप्रीमम की वैल्यू आएगी हमारे पास वो टेंड होनी चाहिए किसको, लिमिट एज लिमिट लगाएंगे ना एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो 0 की तरफ वो अगर कन्वर्ज कर रही है तो वो फंक्शन हमारा यूसी हो जाएगा। अब यहाँ पे सुप्रीमम फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं मैक्सिमा और मिनिमा यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है, ये प्रॉपर तरीके से मैंने आपको बता रखा है कि इसको पेपर में कैसे करना है। ठीक है, मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ एफ एन एक्स, तो वी मस्ट हैव मैक्सिमा मिनिमा के लिए हम डेरिवेटिव करते हैं, तो इसका डेरिवेटिव हमने कर दिया। फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखेंगे तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे डबल डेरिवेटिव हम निकाल लेंगे। डबल डेरिवेटिव निकाल के हम एक बार एक्स को 1 पुट करेंगे, एक बार 1/n+1 पुट करेंगे, तो एक्स की 1 पे जो डबल डेरिवेटिव है वो तो ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। और सुप्रीमम के लिए हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमारा डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 होना चाहिए। और ये लेस देन 0 कब आएगा, जब एक्स की वैल्यू हम पुट करेंगे 1/n+1। ये ज़्यादातर हमारे पास जब n एक्स की वैल्यू में अगर एक्स की वैल्यू हमारे एन की फॉर्म में आ जाए ना तो वही हमारे पास होता है। अगर एक तो मान लो कांस्टेंट आ जाए, एक एन की फॉर्म में आ जाए तो आपको कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, इतना ही आप लिखेंगे ऑब्वियसली डबल डेरिवेटिव इज लेस देन 0, तो दैट मीन्स दिस वैल्यू पे ये फंक्शन कैसा है हमारे पास मैक्सिमम है। अगर दोनों मान लो यहाँ पे 1/n आ जाता तो फिर हमें दोनों पुट करके देखनी पड़ती, जहाँ पे लेस देन 0 आता डबल डेरिवेटिव वहीं उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है। ठीक है, अब सुप्रीमम हमारे पास कितना हो गया एफ एन एक्स, एक्स की वैल्यू कहाँ पर सुप्रीमम हो रहा है, ये हो रहा है एक्स की इज इक्वल टू 1/n+1। तो गिवन फंक्शन जो हमारे पास गिवन था ये वाला, यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे एक्स को 1/n+1 पुट कर देंगे और इसको हम यहाँ पे सोल्व कर लेंगे। तो सुप्रीमम एम एन टेस्ट यूज करेंगे। सुप्रीमम एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1 मोड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। तो एफ एक्स तो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस क्या आया था हमारे पास 0, तो 0 आ जाएगा और ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इसका सुप्रीमम अभी हमने फाइंड आउट करा है, सुप्रीमम क्या है ये, इसका सुप्रीमम हमारे पास ये है। ठीक है, ये हो गया। अब इसको ब्रेक कर लेंगे। ब्रेक करके मैंने इसको ऐसे लिखा, लिमिट हमने लगा दी एन इंटू में, इसको ब्रेक करके लिखा 1-1/n+1। जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। अब यहाँ पे n+1 सेम है, यहाँ पे n+1 सेम है, तो इसका मतलब ये है हमारे पास e को कन्वर्ज करेगी। तो ये हमारे पास हो गया लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n/e बाय में ई आया, क्योंकि हमारे पास एक रिजल्ट होता है 1+1/n और पावर n है तो वो ई को कन्वर्ट करती है, और ये यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दिया माइनस। तो ये इसका मतलब ये ई की पावर -1 को कन्वर्ट करिए। इसका मतलब देखो दूसरा फॉर्मूला हमारे पास 1-1/n अगर है और ये n है, लिमिट लग रही है तो ये 1/e को कन्वर्ट करती है। ठीक है, और 1+1/n है, पावर n है तो ये ई को कन्वर्जेंट करेगी। ठीक है, तो n/e इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो ये एन इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी नॉट इक्वल टू 0 के बराबर नहीं आई। तो देयर फॉर एम एन टेस्ट द सीक्वेंस इज नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट इन क्लोज इंटरवल 0 to 1, हैंस दिस इज ए कंटिन्यूस। क्यों कंटिन्यूस तो है, क्योंकि पॉइंट वाइज लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, बट एफ एन डज नॉट कन्वर्जेंट यूनिफॉर्मली। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको प्रॉपरली तरीके से कर लेना। ठीक है, और अगर आज की क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 जितने भी बच्चे देख रहे हैं कमेंट जरूर ड्रॉप करना। ठीक है, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं इवनिंग वाली क्लास में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको करवा सकूँ। मेरे को भी अच्छा लगता है अगर आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं ना। देखिए अब ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिए हैं आज की क्लास में, होमवर्क में ट्राई करने हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने जानबूझ के नहीं करवाया है, क्योंकि आप अगर मैं करवा दूंगी तो आप निकाल के नहीं देखोगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आने के पूरे चांसेस हैं। ये आपने प्रॉपर ऐसे ही डेफिनेशन से करना है जैसे मैंने आपको करवाया है।
क्या है फंक्शन एफ एन एक्स इज इक्वल टू एन एक्स ई की पावर माइनस एन एक्स स्क्र एक्स बिलोंग्स टू आर, शो दैट जीरो इज ए पॉइंट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, तो जीरो पे ये फंक्शन क्या है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है। तो ये आप लोगों ने मेरे को शो करके दिखाना है। ठीक है, कैसे नहीं है, तो सारे बच्चे इस क्वेश्चन को करेंगे। ओके, आज की क्लास में सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कंप्लीट। मैंने यहाँ पे जो मतलब आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे वो सारे यहाँ पे करवाए हैं। जो इंपॉर्टेंट बाइनोमियल थ्योरम के थे, एक्सपेंशन के थे, वो भी मैंने आपको कराए हैं। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट लगे, कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन नंबर लिख देना। जैसे सेकंड में डाउट है तो सेकंड लिख के, मैडम डाउट है इस क्वेश्चन में, सेकंड डाउट, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जरूर डाल देना। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी चीज़ें नहीं समझ आई हैं तो क्वेश्चन नंबर पूरा ही लिख देना। वो पूरा क्वेश्चन मैं आपको इवनिंग की क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ आए तो। बाकी इवनिंग की क्लास से पहले आप ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉर्ट आउट करके देख लेना। सोल्व होने के बाद फिर हम इवनिंग की क्लास मतलब शुरू करेंगे। और ये जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम चैनल पर जो है मेरा, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ चैनल सॉरी क्या बोल रही हूँ, पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, अभी मैं भेज देती हूँ इसका पीडीएफ, ताकि आप लोग अभी पीडीएफ डाउनलोड करो और ये सारे क्वेश्चंस आप निकाल के देखो। जो मैंने होमवर्क के लिए दिए हैं सबसे पहले आप वही निकाल के देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद बाकी के जो सोल्व हैं वो आप कर लिख के देख लेना। ठीक है, ओके, और अच्छा सा कमेंट ड्रॉप कर देना। और मेरे को कोई भी किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत लगे तो भी, ठीक है, नहीं लगे तो भी एक कमेंट ज़रूर प्लीज़ अच्छा सा लिख देना, ताकि मेरे को अच्छा लगे। ठीक है, ओके, इतना तो आप कर ही सकते हो ना, एग्ज़ाम है आप लोगों का और मैं आपके लिए कितनी सारी मेहनत कर रही हूँ। तो ठीक है, अगर मन करे तो आप लोग लिख देना, नहीं करे तो फिर लाइक तो ज़रूर ही कर देना। ओके, तो चलिए आज के लिए अभी बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इवनिंग वाली क्लास में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।